बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स ऑब्स्टेरिक चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा, जिसमें टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हमने इसकी डिफ़ाइन देखनी है। कह रहा है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग सेल। यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये एक कॉम्प्लेक्स है, एक सिस्टम है। इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट ये क्या काम करता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ज़िम्मेदार होता है इस चीज़ का कि एग सेल जो है ना वो इसके ज़िम्मेदारी होती है कि इसने एग सेल जो है वो प्रोड्यूस करने होते हैं। नेक्स्ट क्या करता है कि अनेबलिंग सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी इसी के थ्रू होती हैं। एंड नर्चरिंग डेवलपमेंट अनटिल बर्थ, और बेबी की जो डेवलपमेंट है वो भी जो है वो इसी सिस्टम के थ्रू होती है। फिर वो कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। सबसे पहले आपको ऊपर वो इस चीज़ को दिखाया गया था कि इसमें इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी होते हैं, लाइक ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। एंड द एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी ये जो ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना है ये हमारे जो हैं इंटरनल ऑर्गन्स है। और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को वो बोल रहा है कि इन्हें हम कलेक्टिवली कॉल्ड जो है ना वो वेल्वा बोलते हैं। यानी इन सब का जो मजमुआ होता है इसे हम वेल्वा बोलते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इट्स अलाउ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन को अलाउ करता है। एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को जो है ना वो सपोर्ट भी करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आपको एक सामने तस्वीर दिखाई गई है जिसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में देखें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स। तो ओवरीज का क्या काम का होता है कि ये 2 स्मॉल ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एग एंड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसका क्या काम होता है कि ये 2 स्मॉल ग्लैंड होते हैं, छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसका क्या काम करता है होता है कि ये हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फिर वो बता रहा है फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब क्या काम करती है कि नैरो ट्यूब, यानी ये तंग ट्यूब होती है एक, कनेक्टिंग विद ओवरीज, ओवरीज के साथ जो है ये कनेक्ट होती है टू द यूट्रस, यूट्रस तक जाती है। फर्टिलाइजेशन हैपन हेयर, यानी फर्टिलाइजेशन जो है ना वो फ्लोपियन ट्यूब में होती है, इसके बाद जो है ना वो आगे यूट्रस तक पास आउट होती है। फिर वो कह रहा है यूट्रस अ होलो पेयर शेप्ड ऑर्गन वेयर फीटस ग्रोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक सिनेरियो आपने समझना है कि सबसे पहले हमारे पास ओवरीज आ जाती हैं, ओवरीज के बाद हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब आ जाती है, फ्लोपियन ट्यूब के बाद हमारे पास यूट्रस आ जाता है। अब एक बेबी किस तरह से बनता है, फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, तो इसको आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो एग और स्पर्म मिल के आएंगे वो हमारे पास ओवरीज में आएंगे, यानी ओवम जो है वो ओवरीज में आएगा, ओवरीज से आगे वो फ्लोपियन ट्यूब में आएगा, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब में जब वो आ जाएगा तो इसकी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। देन इसको आगे जो है ना वो यूट्रस में पास किया जाता है, जहाँ भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बच्चा बनना शुरू हो जाता है। टोटल 9 मंथ का जो पीरियड होता है बच्चे ने वो यूट्रस के अंदर ही रहना होता है। यानी कि जो यूट्रस की जो शेप होती है वो पियर जैसे नाशपाती होती है ना, इस तरह की इसकी जो शक्ल होती है, ठीक है। अंदर से ये खोखला यानी खाली होता है। जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती जाएगी यूट्रस का जो साइज़ है उसकी जो शेप है वो चेंज होती जाएगी।
फिर आ गया है सर्विक्स। सर्विक्स में वो बोल रहा है कि द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट कनेक्ट टू द वजाइना, ये वजाइना के साथ कनेक्ट होता है और ये लोअर पार्ट है और तंग सा पार्ट है यूट्रस का। ठीक है, जब बेबी की बर्थ होती है तो सर्विक्स नहीं डायलेट होना होता है और जैसे सर्विक्स डायलेट होगी यूट्रस का जो मुंह है वो ओपन होगा और बेबी पास आउट होगा। फिर है वजाइना। वजाइना में वो कह रहा है कि अ मस्कुलर कैनाल दैट कनेक्ट द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बेबी। नेक्स्ट इसके मेन फंक्शंस देखें। मेन फंक्शन है इसके क्या, हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल को एंड फिजिकल चेंजेस जो है ना वो इसी के थ्रू होती हैं। ओव्यूलेशन इसके थ्रू होती है, रिलीजिंग आ मैच्योर एग एवरी मंथ, जिसे पीरियड्स के बाद जो है ना वो, ये पीरियड्स से पहले जो है ना वो हर महीने हर अनमैरिड फीमेल्स में जो है ना वो अंडे बनते हैं। फिर वो कह रहा है कि प्रेगनेंसी में क्या आ जाएगा कि नर्चरिंग द फीटस अनटिल द बर्थ। अब ये काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क। मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ एंड ओवरी रिलीज एन एग, हर महीने जो है ना वो ओवरीज एग रिलीज़ करती हैं। द यूट्रस लाइनिंग थिकर एंड प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो 3 लाइनिंग है यूट्रस की, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम एंड पेरीमीट्रियम जो है, ये इसकी लाइनिंग जो है वो थिक हो जाती है और इसको प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, कहता है कि इफ़ आ स्पर्म फर्टिलाइज द एग इट अटैच टू द यूट्रस एंड प्रेगनेंसी बीइंग, यानी जब एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज्ड हो जाता है, ओवम की शक्ल ओवम के साथ जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, देन क्या होता है कि ये आगे फिर यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है, यानी फ्लोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में आता है। देन प्रेगनेंसी जो है वो इसकी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो कह रहा है कि मेंस्ट्रुएशन इफ़ नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स द यूट्रस लाइनिंग ब्रेक डाउन एंड एग्जिस्ट द बॉडी एज अ पीरियड, यानी अगर जब हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यूट्रस की जो लेयर होती है एंडोमीट्रियम जिसे हम बोलते हैं, वो शेड हो जाती है, वो कट के गिर जाती होती है, जिसकी वजह से जो है ना, यानी लाइनिंग ब्रेक डाउन, वो गिर जाती होती है, जिसकी वजह से जो है ना वो हमें फिर पीरियड्स की ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही होगा। नेक्स्ट हम जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। सो उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।